नमस्कार। आज हम केवली शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें कवि के संबंध में थोड़ी सी बातें समझ लेना है। हिंदी के लोकप्रिय कवियों में थोमल का महत्वपूर्ण स्थान है। थोमल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे है। उनका जन्म 9 फरवरी 1936 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के केवली गांव में हुआ। वाराणसी के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिकल में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे उसी संस्था में प्रशिक्षण देने लगे। उसी मतलब है कि उसी संस्था में वे अध्यापन कार्य करने लगे। साथ ही साथ वे साहित्य रचना में भी निरत हो गए। 1961 में उनका प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। उसका नाम है बांसुरी जल गई। लेकिन साहित्य जगत में उसकी खूब चर्चा नहीं हुई। बाद में 1972 में उनका बहुचर्चित काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, फ्रॉम पार्लियामेंट टू रोड इन अंग्रेजी, यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ और साहित्य जगत में इसकी बड़ी मात्रा में चर्चा हुई, प्रशस्ति हुई। संसद से सड़क तक शीर्षक यह काव्य संग्रह थोमल का मास्टरपीस माना जाता है। अन्य कुछ प्रमुख काव्य संकलन है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। साधारण जनता की पीड़ा की गूंज थोमल की कविताओं में सुनाई पड़ती है। निरीह, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित जनता के वकील के रूप में थोमल जाना जाता है। मतलब है कि उनकी कविताओं के केंद्र में शोषित पीड़ित जनता की प्रतिष्ठा हुई है। और यह कविता केवली शीर्षक यह कविता थोमल की बहुचर्चित काव्य संग्रह कल सुनना मुझे से उद्धृत है। और इस कविता की ओर हमें अब मुड़ना है। देखिए, वहाँ न जंगल है न जनतंत्र, भाषा और गूंगेपन के बीच कोई दूरी नहीं है। एक टंडी और गांडदार अंगुली माथा टडोलती है। सोच में डूबे हुए चेहरों और वहाँ दरकी हुई जमीन में कोई फर्क नहीं है। कवि लिखते हैं, वहाँ न जंगल है और न जनतंत्र। वहाँ मीन्स केवली में, केवली नामक गांव में। इससे पहले हमें समझ लेना है, केवली थोमल का जन्म गांव है। मतलब है कि थोमल का जन्म केवली गांव में हुआ था। इसलिए केवली के जनजीवन के संबंध में, साधारण जनता के संबंध में थोमल को
बहुत गहरी जानकारी है। और इस कविता में केवली शीर्षक इस कविता में धूमिल अपनी जनता की पीड़ा का, उनकी असहाय स्थिति का मार्मिक चित्रण करते हैं। और इस प्रकार कविता में लिखते हैं, वहाँ न जंगल है न जनतंत्र, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ पौधे बहुत कम है। ठीक उसी प्रकार वहाँ जनतंत्र भी नहीं है, वहाँ प्रजातंत्र भी नहीं है। इस प्रकार कवि पहली ही पंक्ति में लिखते हैं। धूमिल का जन्म गांव केवली की स्थिति यही है कि वहाँ न जंगल है न जनतंत्र, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ जनतंत्र या प्रजातंत्र भी नहीं है। इसका विशद रूप से हम अध्ययन बाद में करेंगे। भाषा और गूंगेपन के बीच कोई दूरी नहीं है। कवि कहते हैं कि भाषा हमारे भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। हम जानते हैं भाषा। वहाँ उस गांव में भाषा और गूंगेपन, गूंगा आदमी कुछ नहीं बता सकता, बोल सकता, ऐसा आदमी है गूंगा आदमी। अब कवि लिखते हैं भाषा है या नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है। भाषा और गूंगेपन में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है, दोनों स्थितियां समान है। इस प्रकार कवि लिखते हैं। एक टंडी और गांडदार अंगुली माथा टटोलती है। अंगुली, इन लोगों की अंगुलियां टंडी है और गांडदार है। ये अंगुलियां काम करते करते टेढ़ी हो गई है, बहुत थके गए। ये लोग बहुत पीड़ित है, थक गए हैं, इसलिए उनकी अंगुलियों से वे माथा टटोलते हैं। इस प्रकार वे करते हैं और सोच में डूबे हुए हैं। वे तरह तरह के सोच में डूबे हुए हैं। मतलब है कि वे क्या करें, हम भोजन करेंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ नौकरी मिलेगी, इस प्रकार के तरह तरह के सोचों में वे डूबे हुए हैं। इसलिए उनके चेहरों पर इसके चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इनके चेहरे बहुत अवसादपूर्ण है, उनके चेहरे बहुत खिन्न देख पड़ते हैं। चिंताओं के आधिक्य से, अधिकता से उनके चेहरे बहुत बहुत खिन्न है और दरकी हुई जमीन में और उनके चेहरे में कोई फर्क नहीं है। फर्क का मतलब है डिफरेंस नहीं है। कवि यहाँ कहते हैं कि उनके चेहरों पर इतनी अधिक पीड़ा के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उनकी पीड़ा, उनकी विवशता उनके चेहरों पर प्रतिबिंबित होती है। इस प्रकार के उनके चेहरे बहुत अधिक सूख गए हैं। इन लोगों के चेहरे बहुत सूख गए हैं और सूख गए इनके चेहरों में और दरकी हुई जमीन में
दरकी हुई ज़मीन मीन्स सूखी ज़मीन, सूखी ज़मीन, सूखी ज़मीन और सूखी चेहरे, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार ज़मीन सूख जाने पर बहुत अधिक अनाकर्षक दिखाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार उनके चेहरे भी सूख गए हैं और इसलिए अनाकर्षक दिख पड़ते हैं, बहुत खिन्न दिख पड़ते हैं। इन लोगों के चेहरे इस प्रकार के चेहरे हैं, इस प्रकार का भी हम बताते हैं। और कवि आगे कहते हैं कि केवली के लोगों के जीवन में कोई स्वप्न नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कविता की पंक्ति हम देखिए, वहाँ कोई सपना नहीं है, न भेड़िए का डर, बच्चों को सुलाकर औरतें खेत पर चली गई है, खाए जाने लायक कुछ भी शेष नहीं है। वहाँ सब कुछ सदाचार की तरह सपाट और ईमानदारी की तरह असफल है। कवि कहते हैं वहाँ कोई स्वप्न उन्हें नहीं है, मतलब है कि उन लोगों को जीवन के संबंध में कोई स्वप्न या प्रतीक्षा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वे लोग इतने अधिक हताश और निराश हो गए हैं कि वे जीने के लिए जीते हैं, मतलब है कि बिना किसी स्वप्न के साथ, बिना किसी प्रतीक्षा के साथ, बिना किसी महत्वाकांक्षा के साथ वे जीवन बिताते हैं। जिस प्रकार कवि हम लिखते हैं। और पहले ही हमने देखा कि उनके सूखे चेहरों और वर्षा के अभाव में दरार पड़ी भूमि में कोई भिन्नता नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इतनी अधिक पीड़ा सहने वाले, शोषित पीड़ित प्रताड़ित ये लोग किसी प्रतीक्षा के बिना, किसी स्वप्न के बिना जीवन बिताते हैं। मतलब है कि इन लोगों और जानवरों के बीच कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। मतलब है कि जानवरों की सी स्थिति में केवली के लोग जीवन बिताते हैं या रहते हैं। जानवरों को कोई स्वप्न नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है। ठीक उसी प्रकार इन लोगों को भी कोई स्वप्न नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जीवन के बारे में वे चिंतित नहीं है, भविष्य के बारे में वे चिंतित नहीं है। जिस प्रकार जानवर जीवन बिताता है, पशु पक्षी जीवन बिताते हैं, ठीक उसी प्रकार ये लोग भी जीवन बिताते हैं। इसी कारण से कवि क्या कहते हैं, वे बच्चों को सुला कर खेत पर चली गई है। वे औरतें, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, केवली की औरतें
खेतों में काम करने के लिए सवेरे निकल पड़ती है अपनी कुड़िया से। अगर कुड़िया में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे बच्चे होते हैं, और इन बच्चों को लेकर करने के लिए जाना बिल्कुल असंभव है, मुश्किल है, क्योंकि खेत बहुत दूरी पर होगी और वहाँ ठीक समय पर पहुँचना है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी न मिलने का मतलब है शाम को रुपये पैसा नहीं मिलेगा जिसके आधार पर वे रोटी सब्जी खरीद सकते हैं। इसलिए सवेरे कल्पना कीजिए 8 बजे उन्हें पहुंचना है तो 7 बजे ही या कभी कभी 6 बजे ही वे घर से निकलती है, वे औरतें खेतों पर काम करने के लिए, और इनके साथ उन्हें नन्हे बच्चों को ले लेना असंभव है, मुश्किल है। इसलिए वे क्या करती है, वे औरतें इन बच्चों को अपनी कुटिया में असुरक्षित अवस्था में छोड़कर काम के लिए निकल पड़ती है। नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए वे अपने नन्हे बच्चों को छोटी सी कुटिया में असुरक्षित अवस्था में, सोती हुई अवस्था में ही उन्हें छोड़कर वे चली जाती है। उन्हें भेड़िए जैसे खूंखार जानवरों का भय नहीं है। उनके आसपास भेड़िए जैसे खूंखार जानवर होते हैं। नन्हे बच्चे अकेले कुटिया में होने पर ये जानवर आकर उन्हें काटने की, उन्हें मारने की संभावना बहुत बड़ी है। ये औरतें एक जानती है, फिर भी अपने बच्चों को इधर अकेले छोड़कर जाने के लिए वे मजबूर है, या कहें वे इसके बारे में, इस संभाव्य आपत्ति के बारे में, खतरे के बारे में वे चिंतित नहीं है। जानवरों का सा जीवन बिताने वाली ये औरतें सवेरे उठते ही थोड़ा सा भोजन ले लेकर नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए दोस्तान की ओर रवाना हो जाती है। और इस बीच उनके छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचने विचारने का मौका नहीं मिलता। वे इनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं है। काव्य हम संकेत करते हैं कि गरीबी की अधिकता में और पीड़ा की अधिकता में, शोषण की अधिकता में मानव अपने मानवीय मूल्यों को खो देता है और अमानवीय रूप से जानवरों के समान कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस प्रकार का जीवन बिताने वाली औरतें हैं, लोग हैं, खेवली की औरतें, खेवली के लोग, खेवली के हर एक कोने कोने से कवि बिल्कुल परिचित है, क्योंकि खेवली में उनका जन्म हुआ और कवि स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि खेवली की एक दुर्गति हो गई है। और इसी स्थिति में ये नारियां
काम करने के लिए दूर स्थान जाती है और काम समाप्त कर शाम को लौट आती है, थोड़ी अनाज, आटा या सब्जी वगैरह खरीद कर, और इनके घरों में खाने लायक भोजन भी नहीं है। ये बच्चे नींद से उड़ने पर जरूर रोएंगे और उन्हें तब खाने के लिए आवश्यक भोजन उस कुड़िया में नहीं है, और शाम तक वे भूख सकते हुए रहने के लिए विवश ये बच्चे। शाम को थोड़ा सा भोजन उन्हें मिलता है, और इस प्रकार की स्थिति का चित्रण कवि करते हुए आगे की पंक्तियों में लिखते हैं, वहाँ हम सब कुछ सदाचार की तरह संभाल गए और ईमानदारी की तरह सबल गए। उन लोगों के जीवन में सदाचार का स्थान बहुत कम हो जाता है परिस्थितिवश। ये लोग बहुत दुर्बल है, असहाय है, निरीह है, निरक्षर है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। इन लोगों को थोक के देकर उन लोगों का शोषण करने वाले लोग तथाकथित नेतागण इनकी स्थिति का उत्तरदायी है। कवि कहते हैं कि इसलिए लिखते हैं, ये लोग जो तथाकथित नेता है, तथाकथित शासक है, वे लोग इनके समीप मुखौटापहन कराते हैं। ईमानदारी का मुखौटापहन कर ये तथाकथित नेतागण, ये चालाक नेता, ये भ्रष्ट नेता इनके पास आते हैं और इन्हें धोखा देते हैं और इनका शोषण करते हैं। इस प्रकार की स्थिति खेवली में मौजूद है। इस नंगे सत्य की ओर कवि संकेत करते हुए इन पंक्तियों की रचना की है, इस मार्मिक कविता की सृष्टि की है। इस प्रकार हम बता सकते हैं। और आगे की पंक्तियों की ओर देखिएगा, हाँ इसके बाद करम जले भाइयों के लिए जीने का कौन सा उपाय शेष रह जाता है। यदि भूख पहले प्रदर्शन हो और बाद में दर्शन बन गया, और अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि स्वच्छ को भी सबूत के बिना बचा पाना मुश्किल है। आगे की पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि ये भाग्यहीन ग्रामीण लोगों के पास, इन भाग्यहीन ग्रामीण खेवली गांव के लोगों के पास जीने का कोई उपाय नहीं है। जीवन बिताने लायक कोई उपाय, कोई मार्ग इन्हें नहीं है। जीने के लिए पर्याप्त न्यूनतम साधनों से भी ये लोग वंचित हैं। इसलिए ये लोग बहुत अधिक गरीब और भूख प्यास सहने वाले लोग हैं। भूख सहने के लिए वे विवश हैं। इनके पास कोई उपाय नहीं है। भूख को मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं है। भूख सहना उनकी नियति बन गई है। इस प्रकार कवि लिखते हैं। और
आगे की पंक्ति में कवि लिखते हैं कि पहले फूक प्रदर्शन की वस्तु थी, अब दर्शन बन गई है। इसका मतलब क्या है? कवि कहते हैं कि पहले आरंभ में वे लोग, खेवली के लोग, फूक के विरुद्ध आवाज उड़ाते थे, शोषण के विरुद्ध आवाज उड़ाते थे। तथाकथित राजनैतिक नेताओं द्वारा, तथाकथित शासकों द्वारा, भ्रष्ट नेताओं द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध वे लोग पहले आवाज उड़ाते थे, वे जुलूस निकालते थे, धरना करते थे, शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध। लेकिन धीरे धीरे उन्हें मालूम हुआ कि प्रदर्शन से, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने से, धरना करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अनेक प्रकार के कटु अनुभवों से उन्हें मालूम हुआ कि भूख को सहते रहना इनकी नियति है। इनकी रक्षा के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। सबके सब तरह तरह के उपायों से, विभिन्न प्रकार से इनका शोषण करते हैं, इन पर अत्याचार करते हैं, इनके रुपये पैसे हथियाते हैं, इनकी जमीन छीन लेते हैं, नारियों का अपमान करते हैं, विभिन्न उपायों से, विभिन्न मार्गों से धोखे देते हैं और फूक सहते हुए रहना, जीवन भर फूक सहना अपनी नियति है। यह तथ्य उन्हें कालांतर में मालूम हुआ। उन्हें ने समझ लिया कि इन अत्याचारियों के विरुद्ध, इन शोषकों के विरुद्ध, इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज उठाने से कोई प्रयोजन नहीं मिलेगा। यह तथ्य, यह नंगा यथार्थ उन्हें मालूम हुआ कालांतर में, अनेक प्रकार के कड़ू अनुभवों से गुजरने के फलस्वरूप। इसलिए आज वे प्रदर्शन नहीं करते, इसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। वे चुपचाप भूख को अपनी नियति मानकर सहन करते हैं। भूख को अपनी नियति समझकर जीना उनकी आदत हो गई है। खेवली की जनता इतनी अधिक शोचनीय निम्न अवस्था पर पहुंच गई है कि शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत भी इन्हें नष्ट हो गई है। अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने की ताकत, शक्ति उन्हें नहीं है। इसलिए ये शोषक वर्ग निर्बाध रूप से, अबाध गति से इन लोगों का शोषण करते हैं। इन सारी स्थितियों का चित्रण कवि इस कविता में करते हैं। अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि सच को भी सबूत के बिना बचा पाना मुश्किल है। अब ऐसा एक वक्त आ गया है, ऐसा एक समय आ गया है कि इस देश में सच को भी सबूत के बिना बचा पाना मुश्किल है। सच्चाई को भी बचा पाना
बचाना आज बहुत कठिन कार्य हो गया है। इसके लिए भी सबूत की आवश्यकता है। ऐसी एक भयानक स्थिति इस देश में आज मौजूद है या उत्पन्न हो गई है। इस सत्य की ओर भी कभी इन पंक्तियों में प्रकाश डालते हैं। अब हम इस कविता का विशद रूप से अध्ययन करेंगे। कविता के द्वारा कवि कौन सा तथ्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट है, जैसे कि मैंने पहले की बताया, इस कविता के द्वारा कवि का जन्म गांव खेवली का मार्मिक चित्रण वे करते हैं। खेवली की दुर्दशा का, दुरवस्था का मार्मिक चित्रण कवि करते हैं। और इसके संबंध में विस्तार से, गहराई से सोचने पर हमें मालूम होता है कि राजनैतिक नेताओं का, भ्रष्टाचारी नौकरशाही का, तथाकथित दलालों का और पूंजीपतियों का शोषण इसके मूल में है। इन चारों के सम्मिश्रित शोषण के फलस्वरूप, अत्याचारों के फलस्वरूप केवली की एक दुरवस्था हो गई है। भ्रष्टाचारी राजनैतिक नेता जनता के लिए आवंटित निधियों की चोरी करते हैं। आप जानते हैं, खेवली जैसे गांवों की उन्नति के लिए, गांवों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का आविष्कार होता है और हजारों की संख्या में करोड़ों रुपयों का आवंटन होता है। लेकिन इन आवंटित निधियों का बहुत अधिक भाग या अधिकांश भाग ये भ्रष्ट राजनैतिक नेता इनकी सहायता से, ब्यूरोक्रेसी की सहायता से या नौकरशाही की सहायता से हथियाते हैं, अपनी जेब में डालते हैं। इसका परिणाम स्वरूप आवंटित निधियों का करीब 20% मात्र इन गांवों के कल्याण के लिए उपयोग में लाता है। बाकी 80% रुपये ये लोग हथिया कर जेब में डालते हैं। ये स्वार्थी नेता, ये भ्रष्टाचारी नेता। एक स्थिति वास्तव में केवल है केवली की स्थिति नहीं, केवली की स्थिति मात्र नहीं है, यह देश के बहुत सारे गांवों की यही स्थिति है। इस सत्य की ओर कवि हम संकेत करते हैं। और कवि कहते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर काल में भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण हुआ है। नेशनलाइजेशन ऑफ करप्शन इज सीन एवरीवेयर इन आवर कंट्री। कवि इस सत्य की ओर संकेत करते हैं। आप आंखें खोल कर देखिएगा, चारों तरफ हम देखते हैं गांवों के उत्थान के लिए या विशेष प्रकार की जातियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक करोड़ रुपयों का आवंटन होता है। लेकिन ये लोग आज भी उसी स्थिति में रहते हैं जिस स्थिति में 75 वर्ष पहले वे रहते थे। आजादी का अमृत महोत्सव आजकल हम मना रहे हैं। आजादी के बाद 72 वर्ष बीत जाने पर भी
हमारे देश के गांवों की यही स्थिति है। अधिकांश गांव की यह दुर्गति है, इस प्रकार हम बता सकते हैं। इस कविता के द्वारा कवि इस नंगे सत्य की ओर संकेत करते हैं और भ्रष्ट राजनैतिक नेताओं को इस दुर्गति के उत्तरदायी बताते हैं। भ्रष्टाचारी राजनैतिक नेता और भ्रष्टाचारी नौकरशाही भारतीय गांवों की केवली सहित लाखों भारतीय गांवों की दुर्गति के उत्तरदायी है। इस सत्य की ओर कवि संकेत करते हैं और कवि लिखते हैं, केवली गांव में हरियाली नहीं है। आरंभिक पंक्तियों में हमने देखा है केवली गांव में हरियाली नहीं है, वहां पेड़ पौधे वहां के पेड़ पौधे काट गए हैं। फिर कहाँ से हरियाली मिलेगी? हरियाली का निदान भाव है। सूखा पड़ा है, सूखा पड़ता है हर वर्ष, वहां केवली की हरियाली नष्ट हो गई है। किस प्रकार नष्ट हो गई? विकास के नाम पर ये भ्रष्ट राजनैतिक नेता के नेतृत्व में भ्रष्ट अफसरशाही की सहायता से ठेकेदार, बिचौलिया वगैरह इन वृक्षों को, पेड़ों को काटते हैं और धनार्जन करते हैं। विकास के लिए कल्पना कीजिए, करीब 10 वृक्षों को काटना है तो ये लोग हजारों की संख्या में वृक्षों को काटते हैं और संपत्ति इकट्ठा करते हैं। एक अर्थ में लूट है, संपत्ति को लूटते हैं। और आज केवली की एक दुर्गति हो गई है कि वहां हरियाली ही नहीं है, वहां सूखा पड़ता है हर साल और पानी का अभाव होता है। जनता का जीवन बहुत दुष्कर हो जाता है। और ये सत्य की ओर संकेत करते हुए काव्य लिखते हैं कि केवली में हरियाली नहीं है। और आगे कवि लिखते हैं, केवली में प्रजातंत्र नहीं है। इस पर हमें ज्यादा विस्तार से सोचना है। इस पंक्ति का मतलब क्या है? केवली में प्रजातंत्र नहीं है, जनतंत्र का नितांत अभाव है। केवली में केवली के लोग मतदान करने के अधिकार से भी वंचित हैं। केवली के लोग गुलामों का सा जीवन बिताते हैं। गुलाम हम जानते हैं, गुलाम आदमी को अपना शब्द उड़ाने का अधिकार नहीं है, आवाज उड़ाने का, किसी भी बात पर राय प्रकट करने का अधिकार नहीं है गुलाम व्यक्ति को। ठीक इसी प्रकार की गुलामी मौजूद है केवली में। हम जानते हैं राजनैतिक नेता मद प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। अधिकाधिक मद प्राप्त करना इनका लक्ष्य है। और भारतीय संविधान के अनुसार हर 5 साल में चुनाव होता है और भारतीय चुनाव आयोग के नेतृत्व में हर साल चुनाव किया जाता है। और चुनाव के अधिकारी लोग बताते हैं हमारे देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव किया जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है, बहुत दूर है वास्तविकता। वास्तविकता यही है कि केवली जैसे गांवों में लोगों को
स्वतंत्र रूप से मतदान देने का भी अधिकार नहीं है। अपना मत प्रकट करने का शब्दों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार भी नहीं है। चुनावों के अवसर पर राजनैतिक नेता, भ्रष्ट नेता, चालाकी नेता इन लोगों को प्रभावित करते हैं। किसी न किसी प्रकार के मार्गों से, किसी न किसी प्रकार का मोहन मार्गों से वे इनको अपने वश में डालते हैं। कोई ना कोई पुरस्कार देकर, कोई ना कोई उपहार देकर वे इन्हें अपने वश में डालते हैं और अपने अनुकूल मतदान करने के लिए इन्हें विवश बनाते हैं। हाल ही में हमारे देश के कुछ उत्तर भारत के कुछ राज्यों में चुनाव हुआ या चुनाव की प्रक्रिया आजकल भी हो रही है और हमारे नवमाध्यमों में इस प्रकार की एक वीडियो का प्रसारण हो रहा है आजकल कि किसी एक मतदान केंद्र में मतदान देने के लिए ये लोग खेवली के लोग या अन्य किसी गांव के लोग, निरीह लोग, निरक्षर लोग आते हैं और पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। इधर अफसर वगैरह बैठते हैं, चुनाव के अधिकारी लोग बैठते हैं और मतदान करने के जो मशीन है और उस मशीन के समीप एक राजनैतिक पार्टी का आदमी खड़ा होता है और ये बेचारे लोग मतदान केंद्र के दरवाजे तक पहुंचते हैं। रजिस्ट्री में उनका हस्ताक्षर देते हैं, हस्ताक्षर नहीं कहे वे अंगुली चिन्ह देते हैं क्योंकि वे निरक्षर है। और बाकी सब कार्य, बाकी प्रमुख कार्य अर्थात मतदान करने का कार्य, मतदान के मशीन में अपनी उंगली दबाने का कार्य ये लोग नहीं करते, राजनैतिक नेता लोग करते हैं, राजनैतिक नेताओं के एजेंट करते हैं। इस प्रकार की एक वीडियो का प्रसारण आज सोशल मीडिया में हमारे नवमाध्यमों में देखने को मिलता है। शायद आपने यही दृश्य, यही वीडियो देखा होगा। हमें मालूम होता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। इन गांवों में वास्तविकता यही है कि लोगों को गरीब, निर्धन, पीड़ित, प्रताड़ित लोगों को मतदान करने का अधिकार भी नहीं है। राय प्रकट करने के अधिकार से भी वे वंचित हैं। ये अफसरशाही, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग इन भ्रष्ट नेताओं की धमकी के कारण, इन भ्रष्ट नेताओं के उपहार के प्रलोभन में बढ़कर वे इस अन्यायपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक सहयोग देते हैं। एक ही स्थिति है हमारे देश में आजकल 2022 में ही स्थिति है। तो कुछ साल पहले लिखी इस कविता के उस समय कौन सी स्थिति थी हम अनुमान कर सकते हैं। देश में कवि कहते हैं कि केवली में जो स्थिति है वह देश की बहुत सारे गांवों में एक ही स्थिति है। आज भी एक ही स्थिति मौजूद है। प्रजातंत्र के नाम पर हमें गुंडा राज मिला है। कवि लिखते हैं गुंडा राज मिला है। वास्तव में हमारा प्रजातंत्र इसका अर्थ खो गया है। प्रजातंत्र अर्थ
अर्थहीन हो गया है। इन गरीब, निर्धन, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित जनता के लिए प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं है। प्रजातंत्र के लिए अर्थहीन हो गया है। आजकल देश का प्रजातंत्र शक्तिशाली भ्रष्ट लोगों के लिए, भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन करने की व्यवस्था बन गई है। प्रजातंत्र की एक दुर्गति हो गई है। साधारण जनता और निचले वर्ग के ये लोग प्रजातंत्र से वास्तव में कोई फायदा नहीं उड़ाते, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं मिलता। प्रजातंत्र के नाम पर ये भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसरशाही फायदा उड़ाते हैं। देश की एक दुर्गति, इसकी ओर कवि हम संकेत करते हैं और सामान्य जनता की दुरवस्था का चित्रण करते हैं। और कुछ साल पहले सरकारी आंकड़ों के द्वारा ये सत्य की ओर संकेत किया गया था कि आवंटित निधियों का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए आवंटित निधियों का करीब 20% मात्र लोगों तक पहुंचता है। बाकी सारी संपत्ति 80% संपत्ति ये लोग, भ्रष्ट लोग, भ्रष्टाचारी नेतावर, भ्रष्टाचारी नौकरशाही हथियाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक स्थिति है हमारे देश में। और 1947 में हमें प्रजातंत्र मिल गया या हमें आज़ादी मिल गई। वास्तव में हमें आज़ादी के नाम पर लूट करने की आज़ादी मिल गई, शोषण करने की आज़ादी मिल गई और अत्याचार करने की आज़ादी मिल गई। हम जानते हैं साधारण जनता अधिकारों से वंचित है। साधारण जनता या गरीब लोग अधिकारों से वंचित होने का मूल कारण है कि वे निरक्षर है, उन्हें शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के अभाव में देश की संवैधानिक शासन, देश में जो शासन व्यवस्था है उसके कानून क्या है, इस संबंध में साधारण जनता भली भांति अवगत नहीं है। और इस प्रकार के अज्ञ लोगों को धोखा देना, उन्हें उनकी संपत्ति लूटना, उन्हें उन पर अत्याचार करना बहुत आसान कार्य है। ये सत्य की ओर कवि संकेत करते हैं और कहते हैं कि केवल एक प्रतिनिधि गांव है। भारत के हजारों लाखों गरीब निर्धन गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गांव मात्र है खेवली। कवि का जन्म गांव। खेवली की एक दुरवस्था भारत की अनेक गांवों की दुरवस्था है। आज भी यही स्थिति इन गांवों में मौजूद है। ये सत्य की ओर कवि संकेत करते हैं। और स्वातंत्र्योत्तर काल में जनता बड़ी प्रतीक्षा के साथ, बड़ी आशाओं के साथ जनतंत्र का स्वागत किया जनता ने। लेकिन बाद में धीरे धीरे जनता को मालूम हुआ कि आज़ादी और प्रजातंत्र बिल्कुल निरर्थक शब्द हो रहे हैं। और जनता आरंभिक काल में अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती थी। लेकिन कालांतर में देश की जनता को मालूम हुआ कि, मामूली जनता को, गरीब लोगों को मालूम हुआ कि
इनके विरुद्ध लड़ने से, इनके विरुद्ध आवाज़ उठाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई प्रयोजन नहीं मिलेगा। इस सत्य की जानकारी होने पर, इस सत्य के बारे में अवगत हो जाने के परिणाम स्वरूप साधारण जनता, गरीब लोग आज निशब्द हो गए हैं, आज गुम हो गए हैं। ये लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हम जानते हैं साधारणतः सब ये लोग आवाज़ उठाते थे इनके विरुद्ध पहले, लेकिन आज धीरे धीरे ये लोग बहुत निशब्द हो गए और अत्याचार करने वाले लोग, शोषण करने वाले लोग, गांवों को लूटने वाले लोग, ग्रामीण लोगों पर अत्याचार करने वाले लोग, ग्रामीण नारियों का अपमान करने वाले लोग अपने कार्य दोगुनी शक्ति के साथ जारी रखते हैं। यह अत्यंत कष्टपूर्ण स्थिति, दुखपूर्ण स्थिति आज देश में मौजूद है। इस कड़ू सत्य की ओर कवि संकेत करते हैं और आगे कवि सूचना देते हैं कि प्रजातंत्र में जनशक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। प्रजातांत्रिक शासन में शासक लोग भ्रष्ट होने की संभावना बहुत अधिक है। इसी प्रकार नौकरशाही भी भ्रष्ट होने की संभावना ज़्यादा है। इस प्रकार केवली की दुरवस्था का चित्रण इस कविता में हुआ है और कवि अंत में संकेत करते हैं, परोक्ष रूप से सूचना देते हैं कि हमें जनता को बहुत जागरूक रहना चाहिए। प्रजातंत्र में शासक भ्रष्ट हो जाने की बहुत बड़ी संभावना है। एक उसी प्रकार नौकरशाही भ्रष्टाचार करने की संभावना भी बहुत अधिक है। इसलिए जनता की सतर्कता और जनता की जागरूकता आवश्यक है। किसी एक व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक रूप से इनके विरुद्ध लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ताकतें बहुत शक्तिशाली है। इसलिए जनता को संगठित होकर, एकत्रित होकर इनके विरुद्ध लड़ने की आवश्यकता है। आजकल लोगों को संगठित होना है। जनशक्ति का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए संगठित रूप से अत्याचारियों का सामना करना है, अत्याचारियों के विरुद्ध आवाज उठाना है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना है, शोषकों के विरुद्ध लड़ना है। इस प्रकार कवि संकेत करते हैं। हमारे प्रजातंत्र को महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने के लिए जनता की इस प्रकार की कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है। प्रजातंत्र हम जानते हैं सबसे अच्छा, महत्वपूर्ण और सबसे बहुत अधिक श्लाघनीय शासन व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय प्रजातंत्र आज अपने इस उन्नत पद से नीचे गिरकर उसकी महिमा नष्ट कर ली है और भारतीय प्रजातंत्र को उसके महत्वपूर्ण आसन पर प्रतिष्ठित करना, वापस प्रतिष्ठित करना हमारा दायित्व है। हम जनता का, हम लोगों का, साधारण लोगों का दायित्व है।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर सतर्क रहना, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध हमेशा जागरूक रहना और इनके विरुद्ध लड़ना हमारा दायित्व है। प्रजातंत्र को अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए यह बहुत निहायत जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।